नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात करेंगे पीएम मोदी का बिहार दौरा, कौन होगा सीएम चेहरा की। पीएम मोदी का शुक्रवार को बिहार दौरे का दूसरा दिन था। सासाराम में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने आतंक को लेकर कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के एक दिन बाद मैं बिहार आया था। मैंने बिहार की धरती से जो वचन दिया था वो पूरा किया। हमारी सेना ने आतंकियों के ठिकानों को खंडहर में बदल दिया। पीएम ने बिहार को करोड़ों की सौगात देने के साथ साथ बिहार में हर मुद्दे पर खुलकर बात की। जातिगत जनगणना करने के फैसले के बाद बीजेपी खुद को बिहार में मजबूत आंक रही है, लेकिन बात सीएम फेस को लेकर भी उठेगी। माना जा रहा है कि दौरे के बाद कई दिग्गजों के साथ पीएम की बैठक हुई थी, जिसमें सीएम फेस को लेकर भी फैसले की बात सामने आई थी। लेकिन कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में इस बार बिहार में क्या होंगे समीकरण, किसकी बनेगी सरकार, इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। दिग्गजों के दौरे लगातार जारी हैं। साल के अंत में होने वाले चुनाव के लिए पिछले लंबे वक्त से आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बीजेपी एनडीए पर हमला बोल रहे थे। 9 मार्च को तेजस्वी अपने अन्य नेताओं के साथ 65% तक आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर पार्टी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए थे। विपक्षी दल लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे, लेकिन अचानक केंद्र की मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना कराई जाएगी। इसके बाद विपक्ष के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं बचा। बीजेपी और एनडीए को उम्मीद है कि जातिगत जनगणना के सरकार के इस फैसले से विपक्षी दलों के खिलाफ एक काउंटर नैरेटिव बनाने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर के पहले बिहार में बोलकर आए थे, आतंकियों को करारा जवाब दिया जाएगा, और आज भी उन्होंने कहा कि मैंने अपना वचन पूरा किया। जिन लोगों ने पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी परोक्ष रूप से जाति के समीकरण को साधने के प्रयास में है। उधर आरजेडी पहले ही सामाजिक न्याय परिचर्चा का ऐलान कर चुका है। पिछले चुनाव को देखें तो बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को घोषित किए गए। एनडीए ने 125 सीटें हासिल की। आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने भगवा गठबंधन को कड़ी टक्कर दी। तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 110 सीटें जीती। राष्ट्रीय जनता दल 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। भाजपा ने 74 सीटें जीती। जेडीयू ने तीसरी सबसे ज्यादा 49 सीटें जीती। वामपंथी दलों का उदय हुआ और एआईएआईएम को भी 5 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस अपनी छाप छोड़ने में विफल रही। 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 19 सीटों पर जीत हासिल की। तीनों वामपंथी दलों ने मिलकर 29 सीटों पर चुनाव लड़कर 16 सीटें जीती। पीएम मोदी ने बिहार में 48,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पीएम ने कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा तो विपक्ष ने भी जमकर पलटवार किया। पीएम ने 6 बिंदुओं के जरिए अपनी बात रखी। बिहार की धरती पर किए वादे पर कहा, मैंने बिहार की धरती से देश से वादा किया था, आतंकियों को कड़ी सजा मिलेगी। वो वचन पूरा किया, उनके ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने हमारी बीएसएफ का अभूतपूर्व और अदम्य साहस देखा। मां भारती की रक्षा हमारे बीएसएफ के जवानों के लिए सर्वोपरि है। 2014 से पहले देश के 125 जिले नक्सल प्रभावित थे, अब सिर्फ 18 जिले नक्सल प्रभावित बचे हैं। वो दिन दूर नहीं जब माओवादी हिंसा का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। सीएम नीतीश की तारीफ करते हुए कहा, बिहार में जंगल राज वाली सरकार की विदाई हुई तो नीतीश जी के नेतृत्व में विकास होने लगा। लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा, आज बिहार में वर्ल्ड क्लास ट्रेनें चल रही हैं। ये काम पहले भी हो सकते थे, लेकिन जिन पर ये जिम्मेदारी थी उन्होंने नौकरी के नाम पर गरीबों की जमीन लूटने का काम किया। पीएम ने आरजेडी और कांग्रेस के लिए कहा, जिन लोगों ने बिहार को सबसे ज्यादा ठगा, जिनके दौर में वंचित लोगों को बिहार छोड़कर जाना पड़ा, आज वही लोग सामाजिक न्याय का झूठ बोल रहे हैं। क्या ये कांग्रेस और आरजेडी का क्या यही सामाजिक न्याय था? गरीबों को इस प्रकार से मजबूरी में जीने के लिए सारी नीतियां बनाने के आदी लोग। साथियों, इससे ज्यादा अन्याय कोई नहीं हो सकता है।
कांग्रेस और आरजेडी वालों, इन्होंने कभी दलित, पिछड़ा की इतनी तकलीफों की चिंता तक नहीं की। ये लोग विदेशियों को बिहार की गरीबी दिखाने के लिए घुमाने लाते हैं। अब जब दलित, वंचित और पिछड़ा समाज ने कांग्रेस को उसके पापों की वजह से छोड़ दिया है, तो इन्हें अपना अस्तित्व बचाने के लिए सामाजिक न्याय की बातें याद आ रही है। भाइयों बहनों, बिहार में और देश में सामाजिक न्याय का नया सवेरा एनडीए के दौर में दिखा है। ये सब जो काम किया यहां पर भी करा दिया, तो जो कुछ भी है बिहार को मिला है, गौरव की बात और खुशी की बात है कि हाल ही में तो केंद्र सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने का भी निर्णय लिया। इसके लिए मैं नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये बहुत बड़ी बात हो गई है कि अब जानते ही हैं, आज दूसरा पटिया वाला लोग अंड बंड कुछ करने की कोशिश कर रहा। अब पहले भी हम ही लोग मांग करते थे, और वो सब कहां कभी किया था, पहले भी उसको जो राज मिला था। इसलिए नमन करिए और हम यही कहेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, ये बिहारियों के लिए खुशी की बात है कि देश के प्रधानमंत्री हमारे राज्य को अपनी प्राथमिकताओं में रखते हैं, और ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की ही वजह से आज बिहार एक एक करके बड़ी बड़ी परियोजनाओं का साक्षी बन रहा है। जो वादे लोकसभा के दौरान प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए थे, उन तमाम वादों की एक श्रृंखला प्रधानमंत्री जी ने बिहार आकर पूरा करने का उन्होंने कार्य किया है। नीतीश कुमार शारीरिक तौर से थके हुए और मानसिक तौर पर अस्वस्थ हो गए हैं, और अगर इसका प्रमाण आपको जानना है तो खाली आप खड़े होकर नीतीश कुमार जी से उनके मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम पूछ लीजिए। नीतीश कुमार की मानसिक हालत आज ये है कि वो अपने मंत्री परिषद के साथी मंत्रियों का नाम तक नहीं जानते हैं, नहीं याद है उनको, और उनके भरोसे 13 करोड़ लोगों का जीवन छोड़ा हुआ है। तो नीतीश कुमार जी की तो गलती है ही, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। नीतीश कुमार ही एनडीए के चेहरा हैं, तो ये बात तो सिर्फ दो ही व्यक्ति को कहनी चाहिए, या तो मोदी जी कहेंगे, अमित शाह जी कहेंगे, क्योंकि वो घोषणा कर देनी चाहिए कि 25 के बाद भी नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। भाई अगर है हिम्मत तो कर दें घोषणा। बिल्कुल चैलेंज कर रहे हैं, आप कैमरे पर चैलेंज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बिहार के लाडले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि 25 के बाद यही लाडले मुख्यमंत्री आगे मुख्यमंत्री बनेंगे। कह के देख ले, जनता अभी बता देगी कि लाडले हैं कि नहीं है। पीएम मोदी ने पटना के बीजेपी कार्यालय में 175 से अधिक नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें बीजेपी के सभी बड़े ताकतवर नेता मौजूद रहे। इस मीटिंग में बूथ स्तरीय रणनीति पर जोर दिया गया। बीजेपी इस बार जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा चेहरा चुनना चाहती है जो न केवल ऊपरी जातियों बल्कि ओबीसी और दलित वोटरों को भी आकर्षित कर सके। बिहार की सियासत में हमेशा से जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय वफादारी अहम रही है। 2020 के चुनाव में एनडीए की जीत में नीतीश कुमार का चेहरा अहम था। इस बार बीजेपी बिहार में अपनी सरकार बनाने का सपना देख रही है। पीएम मोदी का ये दौरा न केवल विकास परियोजनाओं को गति देने का है, बल्कि बिहार में बीजेपी को एक मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित करने का भी है। जानकार मानते हैं कि मोदी का ये दौरा बिहार में बीजेपी की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। अगर पार्टी मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करती है तो ये एनडीए के भीतर नई गतिशीलता पैदा करेगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है कि अगर सीएम चेहरा घोषित हुआ तो ये शाहबाद और मगध जैसे क्षेत्रों में, जहां 2020 में एनडीए का प्रदर्शन कमजोर रहा, पार्टी को नई ताकत देगा। ऐसे में कौन होगा बिहार का सीएम चेहरा, ये बड़ा सवाल है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट।
चलिए, तो पीएम मोदी का बिहार दौरा है और कौन होगा सीएम चेहरा, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, कौन होगा ये आने वाले वक्त की बात होगी, लेकिन बिहार के सियासी समीकरण क्या कहते हैं, बिहार की जो तैयारियां हैं वो क्या दिखाती हैं, ये अहम सवाल हैं। लगातार दौरे हो रहे हैं दिग्गजों के। पिछले इलेक्शन की यदि हम बात करें 2020 में, तो नंबर ऑफ सीट्स का आंकड़ा कहां था और किस तरीके से चीजें हुई थी, कितना बदलाव हुआ, जातिगत जनगणना के डिक्लेरेशन के बाद कितना प्लस जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए ये इलेक्शन, एक वो अहम सवाल है। दूसरा ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि बिहार जब पीएम मोदी गए थे, आप ध्यान करिए, तब ये पूरी घटनाक्रम हुआ। उसके एक दिन बाद जब पहुंचे थे तो ये वचन देकर आए थे कि हम आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं, और आज उन्होंने उस चीज को दोहराया। तो ये जो चीजें हुई हैं ये कितनी पॉजिटिव हो सकती हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा, ये बड़े सवाल है। सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए संदीप वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जेडीयू का पक्ष रखेंगे डॉक्टर के त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरजेडी का पक्ष रखेंगे संजय सिंह यादव। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं संतोष सहाय। संतोष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले संदीप जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहा हूं। हाँ संदीप जी, बिहार का इलेक्शन, जाहिर तौर पर जब भी कोई इलेक्शन होता है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। सत्ता में आना या ना आ पाना या उसके पीछे की स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पीएम मोदी का लगातार जिस तरीके से बिहार दौरा हुआ, और 6 महीने की यदि मैं बात करूं तो 4 से 5 बार वो बिहार पहुंचे हैं, और ओवरऑल देखें तो ये 50वां दौरा है। तो कुल मिलाकर अभी क्योंकि इलेक्शन है, ये दौरा कई मायनों में खास था। बहुत सारी रणनीतियां हैं, बहुत सारी नीतियां हैं बिहार को फतह करने के लिए। तो आज जिस तरीके से पहुंचे, आतंकवाद को लेकर बहुत कुछ कहा, कांग्रेस और आरजेडी को लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें करी हैं, बहुत ऐसे बिंदु थे जिस पर उन्होंने बात की। कितनी बड़ी चुनौती बिहार भारतीय जनता पार्टी के लिए है? जी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा है, लगातार वो पहले बिहार में गए हैं और बिहार को सौगात दी है लगातार। और पिछली बार जैसा कि वो जब ये पहलगाम हमला हुआ था, उसके बाद तुरंत बाद बिहार दौरा था माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो उन्होंने वहीं से एक घोषणा की थी या एक मैसेज दिया था पाकिस्तान को। तो उस जो मैसेज दिया था उसके लिए प्रधानमंत्री ने फिर कहा कि उन्हें नेस्तो नाबूद कर दिया, जो उनके 9 ठिकानों पर आतंकवादियों पे हमला हुआ था, जो यहाँ से हमने उनका जवाब दिया था। तो जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, और ये स्पष्ट है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं, विपक्ष भी इस बात को जानता है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। और अब जो चुनाव है बिहार का, तो हम आरजेडी के को ये कहेंगे कि वो कुछ भी इस तरह की बात कर रहे हैं। एक आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है संदीप जी, बोलिए। जी जी, तो आरजेडी जो चलाती है बातें कर रहे हैं, तो सबको पता है, मगर जेडीयू के साथ जो हमारा गठबंधन है, जिसको लेकर हम चुनाव हाँ संदीप जी बोलिए। शिवानंद जी, एक सेकंड। शिवानंद जी, आपका ऑडियो आ रहा है सर बीच में, प्लीज म्यूट करके बात कीजिए। आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ संदीप जी बोलिए। जी, तो जेडीयू के साथ हम चुनाव लड़ेंगे, हमारा गठबंधन है एनडीए का उनके साथ, और उसको लेके हम बहुत अच्छे से चुनाव लड़ेंगे। जो भी हमारी स्ट्रेटजी होगी, अभी प्रधानमंत्री जी ने जिन लोगों के साथ मीटिंग की है उनसे सलाह मशवरा किया जाएगा, और पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी मेहनत के साथ और पूरी लगन के साथ हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं बिहार के। और इस चुनाव को हम बहुत अच्छे मार्जिन से, बहुत अच्छी सीटों से जीतेंगे, इसमें कोई दो राह नहीं है। अभी चुनाव का एक आगाज हो गया है, चुनाव के लिए लगातार मीटिंगें हो रही हैं, तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि हम, और भारतीय जनता पार्टी को प्यार करती है जनता, चाहे बिहार की जनता हो, चाहे उत्तर प्रदेश की जनता हो, दिल्ली की जनता हो, कहीं भी आप देखिए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं लोग कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, एनडीए की सरकार बने, और बिहार में वो चीज होने वाली है, और उस चीज को हम लेकर लगातार वहाँ मीटिंगें कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अपना दौरा कर रहे हैं, वहाँ पहले भी वो लगातार दौरा करते आए हैं, और अब भी उन्होंने एक बात यही कही है कि मैं हमेशा बिहार हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, हर एक प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, विकास की बाहर बहाना चाहता हूँ, और वो विकास करते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ सौगात करते हैं, वैसे ही वो वहाँ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। के त्रिपाठी जी जुड़े हैं हमारे साथ। चलिए, के त्रिपाठी जी भी नहीं जुड़े हैं। शिवानंद जी सुन पा रहे हैं?
जी सुन रहा हूँ राखी। शिवानंद जी, कांग्रेस की क्या तैयारी है? मैं क्योंकि बिहार इलेक्शन है, सभी पार्टियों का अपना एक वर्चस्व होता है, अपनी एक नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से वो होता है। पिछले इलेक्शंस को देखें तो कांग्रेस कुछ बहुत गेन नहीं कर पाई। ऐसे में कांग्रेस को कहाँ देखें? गठबंधन के साथ चलेंगे, नहीं चलेंगे, या फिर कोई और फैक्टर चलेगा, अपनी दम पर अकेले होंगे? क्या तैयारियां हैं? देखिए, बिहार में युवा युवती का बहुत बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी 10 साल में बिहार के लिए 1 रुपया दिया नहीं, सिर्फ बड़े बड़े बातें किया है, बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया। नीतीश कुमार नंबर 3 पे गए हुए, नंबर 1 पे तेजस्वी यादव कांग्रेस पार्टी 101% सीएम बनना तय है, क्योंकि तेजस्वी को 17 मंथ मिला था, उसमें 2 लाख लोगों को रोजगार दिया और उनको जॉब दिया, उनको खड़ा किया, उनको डेवलपमेंट किया। आज भी बहुत लोगों को जरूरत है तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जी, एलओपी। राहुल गांधी जी ने वन साइड बिहार हम जीतने जा रहे राखी जी। उसी वक्त फार्मर का बहुत बड़ा इश्यू है। नरेंद्र मोदी धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। आज देखिए, बिहार 2 बार आया है प्रचार के लिए, लेकिन जम्मू कश्मीर चले नहीं गए। सिंदूर की बात करें, सिंदूर तो गिरवी रखे, ये नरेंद्र नहीं, ये सरेंडर है। लोगों को झूठ झूठ पे झूठ बोल रही है। और जाति जनगणना कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट हाउस में बहुत जोर से इंडिया गठबंधन, तेजस्वी यादव, अखिलेश जी, ममता जी, पूरा इंडिया गठबंधन, हम पूरा जाति जनगणना, SC ST OBC सर्व समाज को न्याय मिलने का काम, हक मिलने का काम कांग्रेस पार्टी हमेशा करेंगे। हम इस टाइम गुड न्यूज ये है राखी जी, अभी सर्वे हुआ है, उसमें नंबर 1 पे कांग्रेस और तेजस्वी यादव के साथ हम सरकार बनना तय है। और हम गोर, गरीब, दलित, पिछड़ों, SC ST OBC इनका सरकार रहेगा और न्याय मिलेगा, न्याय का सरकार रहेगा। नरेंद्र मोदी 10 साल में आके नीतीश कुमार को डरा के, धमका के, CBI ED इनकम टैक्स का मिसयूज करना, उनको डराना, धमकाना। अभी एनडीए सीएम का जो मीटिंग हुआ दिल्ली में, मैं भी दिल्ली में था, तो उसमें नीतीश कुमार जी मोदी साहब के साथ बहस हो गया, वो वीडियो वायरल हो गया, क्योंकि नीतीश कुमार को सीट्स कम दे रहे। और सर्वे जो हुआ है, सर्वे में बीजेपी 4 नंबर पर चला गया, सम्राट चौधरी 5 नंबर पे गए हैं, इसलिए बीजेपी इतना ठीक काम नहीं कर रहे। नंबर 1 पे कांग्रेस हम आ रहे और आना, हम जीतना तय है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात, जी अग्निवीर हम किसी भी हालत में कैंसिल करके रहेंगे, कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन। और नरेंद्र मोदी भारत पाकिस्तान के नाम पे वोट मांग रही है, उनको आदत हुआ है, पहले भी 40 लोग जो मरे हुए सैनिकों के, उनके ऊपर राजनीति करना, हिंदुओं के नाम पे राजनीति करना। खुद LG गवर्नर जम्मू कश्मीर का मलिक साहब ने खुद बोला है कि नरेंद्र मोदी जी क्या किया है, उनको बोला तू चुप रहो, कुछ मत बोल। उसके ऊपर हमेशा पहलगाम में अभी 28 लोगों का जो विधवा है, ये सिंदूर की बात करते, कौन सा सिंदूर? हर मोदी के दम है। गुजरात गए, राजस्थान गए, वहां जाके उनके जिसका पति मारे गए, उधर उनके घर पे भी गए नहीं। इस तरह से इनका है। बीजेपी नेता विजय शाह बोलता है कि चोमिका सिंह और सोफिया खान के बारे में शिवानंद जी, गलत बात बोलते हैं। देखिए, कौन क्या बोलता है उसका प्रभाव अलग है, लेकिन कांग्रेस की रणनीति बिहार में क्या होगी और बिहार के सियासी समीकरण क्या कहते हैं, हम उस लाइन पर आज चलेंगे। बिहार हम जीतने जा रहे हैं, बिहार जीतने जा रहे हैं, और बिहार नंबर 1 पे कांग्रेस और तेजस्वी यादव रहेगा, RJD, और हम 100% सीएम बनना तय है। चलिए, खैर देखेंगे, इस साल के अंत तक सारी चीजें जो है, पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। संजय जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी संजय जी। हाँ रखिए। संजय जी, क्या तैयारी है बिहार इलेक्शन की? मैं थोड़ा सा इस लाइन को जरूर जोड़ूंगी, जातिगत समीकरण बहुत प्रभावी होते हैं, किसी भी इलेक्शन के लिए होते हैं, बिहार में थोड़ा सा फैक्टर अलग चलता है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात, जातिगत जनगणना की जो एक बात थी, ऐसा शुरू से विपक्ष इसको लेके बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा था, एंड मोमेंट पे
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह डिसीजन लिया, अब तो जातिगत जनगणना भी होगी। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज, मोदी जी जो कह कर आए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे या जिस तरीके से आतंक का खात्मा करेंगे, वो भी एक बात पूरी हुई, क्योंकि उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए जिस तरीके से चीजें हुई हैं वो हमारे आपके सामने। तो आज उन्होंने फिर उस चीज को दोहराया कि मैं जो कहता हूं करता हूं, मैंने अपना वचन निभाया। इन सारे फैक्टर्स का कितना प्रभाव देखते हैं? हालांकि पिछले इलेक्शन में आरजेडी ने बहुत अच्छी टक्कर दी थी, बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इस बार आपको लगता है क्योंकि कुछ ऐसे फैसले आ गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी को रोक पाएंगे? राकेश, जहाँ तक जातीय गणना और जनगणना का सवाल है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक साथ थे, तो बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित करा करके और दिल्ली में प्रधानमंत्री से सभी पार्टी की डेलीगेशन मिले थे कि बिहार में जातीय जनगणना अगर कराती है तो ठीक है, नहीं बिहार सरकार स्तर से। तो ये जाति जनगणना का सारा क्रेडिट हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जाता है। और यहाँ पर बाद में अब जाकर के भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने जाति जनगणना को कराने का जो फैसला लिया है, एक तरह से उसने हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के एजेंडे को स्वीकार किया है। तो इस मांग, ये तो मांग मानी गई है, तो उसमें तो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी की जीत हुई है। इसलिए भाजपा वाले को इस एजेंडे का कोई बहुत बड़ा क्रेडिट बिहार चुनाव में नहीं मिलने जा रहा है। दूसरी बात है कि आपने कहा कि ये पाकिस्तान को भाजपा ने सबक सिखाया। तो राखी जी, ये सबक सेना ने सिखाया है। और तो पाकिस्तान के खिलाफ शंखनाद की बारी आई तो सर्वदलीय बैठक में सभी पार्टी के नेताओं ने, सभी दलों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय दिया, प्रधानमंत्री को यह ताकत दिया, पाकिस्तान के खिलाफ सभी पार्टी राष्ट्रीय हित में। तो जब सभी पार्टी राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में एकजुट थे और पाकिस्तान को सबक सिखा दी गई, उतना भी सबक नहीं सिखाया गया जितना सिखाया जाने चाहिए था। आपको याद होना चाहिए कि इसी पाकिस्तान को चला कर दी थे बांग्लादेश था, जब इस देश की एक महिला प्रधानमंत्री थी। और नरेंद्र मोदी जी तो कहते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है। जब इसे मौका मिला तो इस पीओके को अपने हाथ में कर लेना चाहिए था। अगर पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में मिला लेते तो हम लोग समझते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सही मायने में 56 इंच का सीना है, ये तो वो काम कर नहीं पाएगा कि जी, इसलिए बहुत बड़ी इसको नंबर। तीसरी बात, आप चले आइए, जब सभी दलों की सहमति पाकिस्तान को सबक सिखाने की, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में राजनीति कर रहे हैं और तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तो भाई, जब सभी दलों का सहमति था तो फिर तिरंगा यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? तिरंगा यात्रा तो निकाल करके भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के साथ बेईमानी कर रहे हैं। दूसरे सभी पार्टी ने जो समर्थन दिया था प्रधानमंत्री जी को, उसकी मतलब एक तरह से अवहेलना कर रहे हैं। आप चौथी बात आइए राखी जी, कि मैं ये कहना चाहता हूं कि बिहार का जो चुनाव होने वाला है, मैं आपको आज दावे के साथ कह देता हूं, मैंने पहले भी आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहा है कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, जो उनको कम समय मिला 17 महीनों के कार्यकाल में, जो 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, सभी वर्ग के लोग नौकरी पाए और जो भी सरकार के स्तर पर काम करा सकने की क्षमता तेजस्वी यादव जी उसमें सफल है। 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया, सभी वर्ग के लोगों को नौकरी दिया और कई एक नौकरी विभाग में नौकरी का जो वैकेंसी था उसको रास्ते पर ला करके तब तक हमारी सरकार गिर गई। नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री के साथ चले गए तो तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख नौकरी दिया और बहुत सारी नौकरी को रास्ते पर ला करके किया। ये जो 17 महीने का कार्यकाल है तेजस्वी बिहार के संदर्भ में, आज के सभी वर्गों की जनता को पता है कि तेजस्वी नौजवान है, विजनरी लीडर है, नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की उसे अच्छी समझ है और जब ये मुख्यमंत्री बनेंगे तो बेहतर तरीके से बिहार का विकास करेंगे और सभी वर्ग के युवाओं को। और तेजस्वी तो कहते हैं कि हमारी पार्टी नहीं है, A to Z की पार्टी है और हमारी पार्टी में A to Z की पार्टी सम्मान है और हम सभी वर्ग के लोगों को
टिकट भी है, ठीक है। देख रहे हैं कि लंबे समय से हमारा प्रदेश अध्यक्ष सवर्ण समाज का है, आने वाला प्रदेश अध्यक्ष भी कोई यादव नहीं होगा, कोई न कोई दूसरी जाति बन जाएगा। ठीक है, चलिए। तेजस्वी सभी वर्गों के बीच स्वीकार्य नेता के रूप में अपने को स्टेब्लिश कर चुके हैं राखी जी, और आने वाला जो 2025 का नवंबर विधानसभा चुनाव होगा, कांग्रेस के सहयोग से, महागठबंधन के सहयोग से और सभी पार्टी के सहयोग से हम लोग 2025 में तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और बिहार की जनता भी तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। और बिहार में एनडीए गठबंधन इस बार नहीं आने वाला है। अभी तो हमारे प्रसाद चैलेंज किया प्रधानमंत्री जी को, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी में दम है तो को ही मुख्यमंत्री। ठीक है, चलिए, वो आने वाले वक्त की बात होगी सर, अपन देखेंगे कौन होता है कौन नहीं होता। ठीक है, वापस आऊंगी। संतोष जी मुझे सुन पा रहे हैं? संतोष जी आपकी आवाज अनम्यूट कीजिएगा। संतोष जी आपकी आवाज नहीं, मैं नहीं सुन पा रही हूँ सर। आपको म्यूट किया हो तो अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। एक बार फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। के त्रिपाठी जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, के त्रिपाठी जी। हाँ, जनता दल यूनाइटेड को, जेडीयू को बिहार में अभी इस वक्त हम कहाँ आके, मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुख्य पार्टियां ऐसी हैं जो अपना वर्चस्व रखती हैं बिहार की सियासत में, राजनीति में। पीएम मोदी का दौरा हुआ है, कुछ ऐसे फैक्टर्स काम किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्लस में जा सकते हैं, लेकिन इसे भी हम नकार नहीं सकते कि क्या ये पूरी कोशिश नहीं होगी कि जेडीयू बिल्कुल एकला चलो पे चल जाएगी, या फिर क्या सीएम फेज जो है उसको लेकर कोई ऐसी बात या कोई ऐसा नेतृत्व अभी आया नहीं है, डिक्लेरेशन ऐसा कुछ नहीं आया कि कौन यहाँ नेतृत्व करेगा। ऐसे में जो चीजें हैं, जो सियासत कहती है, जो मुद्दे हैं अपने आप में, वहां जेडीयू को कैसे आके? देखिए राखी जी, जेडीयू तो एक लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी के साथ, जब आपने देखा तो 98 से भाजपा के साथ, जब भाजपा के साथ हम लोग गए थे तो जितनी विपक्षी दलें थी, वहां दल थे बिहार में, सबने कहा कि एक सांप्रदायिक दल के साथ जनता दल यूनाइटेड, उस समय हमारी समता पार्टी थी और जॉर्ज फर्नांडिस उसके बनाए गए थे संयोजक, एनडीए, उसी समय एनडीए की पृष्ठभूमि बनी। लेकिन आज लगभग 17 वर्षों से मुख्यमंत्री जी माननीय नीतीश कुमार जी वहां के मुख्यमंत्री, वहां की जनता का जनादेश उनको लगातार मिलता रहा है और एक ऐसा चेहरा भारतीय राजनीति का है जिसपे कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं है, कोई परिवारवाद का दाग नहीं है, और जो उन्होंने काम किया विकास का 2005 से के पहले का जो बिहार था और 2005 के बाद का बिहार है, दोनों में जमीन आसमान का। 2005 पहले के इतिहास में, अतीत में जाना इसलिए जरूरी है कि बिहार में कुछ था नहीं। बिहार में जंगल राज था, अपहरण था, चोरियां होती थी, छिनैती होती थी, माननीय मुख्यमंत्री के घर पे सारे सौदेबाजी होती थी। तो ये पूरा बिहार की जनता जानती है। क्या नहीं हुआ? चारा चोरी हो गया, जेल जाना पड़ा। एक ऐसा काम हुआ जिससे वहां की जनता आहत थी, चाहे वो तमाम जातियों का मुठभेड़ होना पड़ा, वहां पे तमाम जातियों का संघर्ष हुआ, वो सब बिहार की जनता आज भी याद रखती है। हमने आने के बाद क्या किया? हमने लड़कियों के 1,50,000 रुपए कोई ग्रेजुएट तक हमने उनको, लड़कियों को उसके शिक्षा के लिए दिया। आप सोचिए, बजट जो हमारा बहुत कम होता था, आज हमारा 22 लाख करोड़ का बजट हो गया वहां का बिहार। हमने घर दिया, नल दिया, सड़क दिया, बिजली दिया और शराबबंदी की। लोग कहते हैं शराबबंदी का काम अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ये बताइए, मुझे याद है कि जब बचपन में हम लोग जाते थे तो क्या होता था कि जो प्राइमरी स्कूल में जब हम लोग पढ़ते थे तो जब कोई टीका लगाने वाला आ जाता था, पूरा स्कूल गायब हो जाता था। शराबबंदी का काम धीरे धीरे जोर पकड़ेगा। आज वहां की महिलाओं की मांग थी, माननीय नीतीश कुमार ने महिलाओं का सम्मान करते हुए ये काम किया, जिससे क्या काम हुआ कि अपराध में कमी आई, महिलाओं को सशक्तिकरण हुआ। वो जो लोग शराब पी के जाते थे, महिलाओं को परेशान करते थे, वो घर में अपनी सब्जी लेके रोज शाम को जा रहे हैं। तो एक नया बिहार देखने का मौका मिला, जिस बिहार में गुंडागर्दी अपार थी, जो पूरे देश में जाना जाता था। तो ये सारी चीजों का जो जवाब जो दिया है, और वो हमारे माननीय नीतीश कुमार का एक चरित्र ऐसा है, एक जो भी गांधी जी कहते थे कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। मैं बिहार की जनता से तमाम अपील भी करता हूं
नीतीश कुमार का जो जीवन है वही उनका संदेश है। वो सादगी है, वो आजकल नेताओं में शायद ही हो, भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है। अब आप बताइए कि परिवारवाद नहीं है तो समाजवाद की जो एक सोच जो है वो उन्होंने अपनी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रखा। चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे वो बुजुर्गों का मामला हो, चाहे महिलाओं का मामला हो, चाहे वो रोजगार का सवाल हो, जो भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे रोजगार की। बिहार में जितने रोजगार उन्होंने दिया, जितनी सड़कें उन्होंने बनाई, रात में अंधेरा था, लालटेन जुग से निकाल करके उनको बिजली पहुंचाने का, गांव गांव तक जल पहुंचाने का काम किया। वो तो बड़ी खराब स्थिति में बिहार था, लेकिन आज बिहार तो के त्रिपाठी जी, क्या ये माना जाए कि ये इलेक्शन उन्हीं के नेतृत्व में है, बिहार का इलेक्शन? मैं आपको सम्मानजनक आपके साथ आपके जितने भी दर्शक हैं उनसे बताना चाहता हूं, माननीय नीतीश कुमार के नाम पर भी चुनाव वहां लड़ा जाएगा। वही नेता है, वही भावी मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, चलिए, उसमें कोई दो राय। ठीक है, वापस आऊंगी। संतोष जी मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे संतोष जी मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है सर। बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि बिहार में इस बार क्या होगा। ये तो हमें इलेक्शन होंगे, नतीजे आएंगे तब पता चलेगा, लेकिन जिस तैयारी से भारतीय जनता पार्टी चल रही है, जिस तरीके से दौरे हो रहे हैं, जो ये दिखाने की बात हो रही है कि हमने जो कहा हम वो कर रहे हैं, जिसमें से जातिगत जनगणना एक और बड़ा फैसला है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि पहले वो इससे बिल्कुल किनारा कर रही थी, लेकिन उसके बाद उसका डिक्लेरेशन हुआ। बिहार में लगातार दौरे हुए, ऑपरेशन सिंदूर एक इस समय आपको पता ही है किस तरीके से काम कर रहा है, वो एक फैक्टर है ही। कुल मिला के बात है नेतृत्व और चेहरे की। क्या बिहार का इलेक्शन जिस तरीके से आज तस्वीरों में देखा गया, कोई एक भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी मजबूती एकला चलो पर निकाल कर ले जाएगी कि नंबर ऑफ सीट्स ऐसी आ जाएं कि जरूरत ना पड़े जेडीयू की, या फिर वाकई में जेडीयू के साथ मिलकर ही सिलेक्शन में होगी? कैसा एक तस्वीर आप देख पा रहे हैं, कैसे समीकरण देख रहे हैं बिहार के? देखिए राखी जी, जहाँ तक बिहार में या तो इंडी गठबंधन हो या नहीं तो फिर एनडीए हो, दोनों के पास में अभी कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसके नाम पर आम सहमति बन पा रही हो इन पार्टियों के बीच में, इन दोनों गठबंधन के बीच में। भाजपा के पास भी कोई ऐसा एक चेहरा नहीं है जिस चेहरे के नाम पर भाजपा चुनाव लड़ जाए, या नहीं तो इंडी गठबंधन के पास भी ऐसा कोई चेहरा नहीं है। क्योंकि अब अभी तक में जितने बार भी बैठकें हुई हैं इंडी गठबंधन के नाम पर, ये लोग चाहते हैं, बिहार वाले लोग चाहते हैं, आरजेडी चाहती है कि तेजस्वी यादव का नाम बतौर मुख्यमंत्री आगे आए, और जहां ये बातें होती हैं तो कांग्रेस बिलक जा रहा है। भाजपा के पास में अभी कोई ऐसा चेहरा नहीं है। पिछले चुनाव में भी कोई चेहरा नहीं था, नतीजतन उनको नीतीश कुमार के नाम पर करना पड़ा। हाल के दिनों में भी, चाहे वो अमित शाह बिहार आए हों या जेपी नड्डा साहब बिहार आए हों, उन लोगों का मानना यही रहा है कि नीतीश कुमार के नाम पर ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार के नाम पे चुनाव लड़ेंगे कि उनका अपना एक वोट बैंक है, जिस वोट बैंक का सहारा भाजपा लेना चाह रहा है। और जहां तक हालिया दिनों का सवाल है, प्रधानमंत्री लगातार बिहार आ रहे हैं, बिहार से आकर के ही उन्होंने ये कहा कि हम जबरदस्त बदला लेंगे, ये करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने शुरू किया। आज ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बिहार के लोगों को आज भी जो प्रधानमंत्री आए थे, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वो बिहार को लोगों को ठग रहे हैं। पिछले 2015 के चुनाव, 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने 1.25 लाख करोड़ रुपया देने की बात कही थी। कहाँ है वो 1.25 लाख करोड़? ठीक है, बिहार में भी थोड़ा बहुत तो कुछ दिख रहा है कि हो रहा है। आज वो आए हैं, 48,000 करोड़ का सौगात दे गए हैं बिहार को, लेकिन क्या वो चुनाव के पहले तक पूरा हो जाएगा? नहीं होना है। अच्छा, एक जो चेहरे का फैक्टर है, आपने कहा ऐसा कोई चेहरा दोनों ही दलों के पास नहीं है, दोनों ही गठबंधन के पास नहीं है। एक अन्य दल की मैं बात करूं, क्योंकि हमने ये भी देखा है पिछले इलेक्शन में कुछ वामपंथी दल हैं जिनका उदय हुआ, कुछ ऐसे, मतलब टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो निकली वो 29 सीटों पर जब इलेक्शन हुआ तो 16 सीटें निकली थी। मैं एक प्रशांत किशोर का यदि यहाँ पर जिक्र करूं, जो काफी एक्टिव देखे जा रहे हैं, बोल भी देते हैं, क्या उनको ऐसा लगता है वो एक ऐसा चेहरा हो सकते हैं, या उनकी पार्टी ऐसा हो सकती है, बहुत गेंद ना भी करे तो गेम तो बिगाड़ ही दे?
देखिए, प्रशांत किशोर जी 243 सीट पे लड़ने की बात कर रहे हैं। एक IPS हैं शिवदीप लांडे जी, उन्होंने बिहार से ही अपना कैरियर शुरू किया है, वो भी अपना एक पार्टी बनाए हैं हिंद सेना, वो भी दावा कर रहे हैं कि हम 243 सीट पे लड़ेंगे। तो माने शिवदीप लांडे जी का हिंद सेना क्या करेगा बिहार में, इसका कहीं कुछ नहीं। लेकिन प्रशांत किशोर जी जितने मेहनत से काम कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी एक अच्छे रणनीतिकार हैं, उन्होंने भाजपा को 2014 में सरकार बना के दिया, नीतीश कुमार को दिया, ममता बनर्जी को दिया, स्टैलिन को दिया, कई एक स्टेट में उन्होंने सरकार बना के दिया है। लेकिन उनकी रणनीति बिहार में कितना सक्सेसफुल होगा कि बिहार में आज भी जातिवादी राजनीति है। प्रशांत किशोर जी के पास में उनका अपना डाटा है, उनके पास में अपना डाटा है और सारी चीज पे वो बात करते हैं। अगर प्रशांत जी साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर 243 सीटों पे अगर हमको अगर बिहार की जनता हमको पूरा मैंडेट नहीं देगी तो हम विपक्ष में बैठने को तैयार है, हम किसी के साथ में गठबंधन नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए कि किसी कारण से एनडीए को ऐसा सीट आता हो कि बिना गठबंधन के सीट नहीं बनता हो, या इंडी को आता हो, इंडी गठबंधन को ऐसा सीट आता हो कि बिना किसी गठबंधन के सरकार नहीं बनता हो, और प्रशांत जी का ये कहना कि मैं किसी के सहयोग से सरकार नहीं बनाऊंगा, तो फिर स्थिति क्या बनेगी? हाँ, प्रशांत जी का जहां तक स्थिति है, अभी तक को जो सारे जगह से जो जानकारी उपलब्ध हो रही है कि प्रशांत जी कुछ ना कुछ खेल बिगाड़ेंगे जरूर। ठीक है, वापस आऊंगी। संदीप जी, 2-3 बातें हैं। अब चेहरा कौन होगा, भारतीय जनता पार्टी से कौन होगा? जेडीयू तो भाई कह रही है कि नीतीश जी के नेतृत्व में सारी चीजें चल रही हैं और वैसे ही होंगी। मुझे लगता है कई महत्वपूर्ण बैठक भी हुई है पटना में, उसके बाद भी ऐसी उम्मीद थी कि कोई एक सहमति बनी हो, पर ठीक है, ये सवाल इस वक्त पे अभी होल्ड है, लेकिन जितनी जल्दी आएगा उतना ज्यादा बिहार की सियासत के लिए अच्छा होगा। मुझे ये बताइए कि जेडीयू के साथ ही रहेंगे या फिर ऐसा लग रहा है कि नंबर ऑफ सीट्स के आधार पर एकला चलो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि अभी की तस्वीरें बहुत अलग हैं और इलेक्शन तक आते आते तस्वीरें और बदल भी सकती हैं। संदीप जी अनम्यूट कीजिए, म्यूट हैं आप जी। हाँ, जैसे कि मैं कह रहा था कि हमारा गठबंधन है नीतीश जी की पार्टी से, और कहीं ना कहीं जब एक गठबंधन होता है तो आपको उनके साथ मिलकर चलना पड़ता है, और वो ही उसी बात को लेकर हम आज भी चल रहे हैं। केंद्र सरकार में हमारा गठबंधन है, हम साथ में हैं, और ऐसे ही हमारा प्रदेश में है गठबंधन है। तो इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि हम बाहर हैं उनसे या वो हमसे बाहर हैं। तो हम साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जो भी फैसला होगा, चाहे वो सीटें जीतने के बाद होगा, सीटें जीतने से पहले होगा, वो हम साथ मिलकर करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, नीतीश जी बनेंगे या जो भी बनेगा। ये हमारी जो उच्च स्तरीय हमारी बैठक होती है, जो हमारी इसकी कमेटी है, वो डिसाइड करती है, और नीतीश जी भी इस चीज को डिसाइड करेंगे जब हमारे साथ बैठेंगे तो किसे क्या किस चीज को जिम्मेदारी मिलेगी। ये सब विषय जो है ये हमारी कोर कमेटी का है, और इसमें कोई दो राह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की पार्टी जेडीयू हम साथ में मिलकर लड़ेंगे और बहुत अच्छे सीटें जीतेंगे। जो हमें अपना आकलन है वो हम बताना चाहते हैं, यही कि हाँ, हम अच्छे चुनाव लड़ेंगे और बहुत ज्यादा, पहले से ज्यादा हम सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाएंगे। ठीक है। के त्रिपाठी जी, एक बात आई है जहन में, अभी हाल ही में कुछ ऐसे घटनाएं हो गई हैं जहां पर नीतीश जी की मानसिक और ऐसा लग रहा था कि बीमार बहुत रहते हैं या हर कुछ बोल देते हैं, हर कोई एक्टिविटी कर देते हैं, इस तरह की चीजें बहुत आई उनके साथ। हाल ही में अपने बेटे को भी लॉन्च किया उन्होंने, काफी एक्टिव देखे गए वो बीच में। तो क्या माना जाए कि एक कोई चेहरा दूसरा ही रखने की जरूरत है? प्रशांत किशोर भी कई बार बातें कह चुके हैं, तेजस्वी भी ये सारी बातें एक बार कह चुके हैं कि वो बोलते क्या हैं करते क्या उन्हें पता नहीं होता। तो ड्यू टू हेल्थ ये सारी चीजें हैं, बीमार भी रहते हैं, या कुछ और है? कैसे सरवाइव करेंगे, मतलब कैसे उस चीज को आप वहां पर एक बता पाओगे एक ताकतवर नेता के रूप में? राखी जी, देखिए, हमारे नेता का काम बोलता है और बिहार की जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है। महिलाओं का इतना बड़ा विश्वास सुनते रहता है, चाहे वो अति पिछड़ा हो चाहे अति दलित हो, उनकी एक वोट बैंक वहां पे है।
और जो चेहरा साफ सुथरा चेहरा, उस स्तर का कोई लीडर है नहीं आपके बिहार में। तो इसलिए अगर उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना कि उनका मानसिक स्थिति नहीं ठीक है, ये तो विपक्षियों का एक सोचा समझा एक रणनीति चुनाव का बनाया जा रहा है कि उनका मानसिक स्थिति नहीं ठीक। अरे भाई, लगभग 17 वर्षों से वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के विकास को पायदान पे लाने का काम किया, उठाने का काम किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ जो है वो एक प्रचार हो रहा है ताकि हमको वोट मिल जाए। लेकिन वहां की जनता जानती है कि राजद का क्या हाल है, राजद का इतिहास है, राजद के जमाने में महिलाओं की क्या स्थिति थी, राजद के जमाने में नौजवानों की क्या स्थिति, नौजवानों का जातीय युद्ध होते थे, हर चरवाहा विद्यालय होते थे, तमाम चीजें थी। अपहरण 6 बजे के बाद 8 बजे के बाद कोई महिला वहां निकल नहीं सकती थी। उत्तर प्रदेश के तमाम छात्र गए हैं जो आकर के फीडबैक देते हैं कि वहां के होटलों में जुटते थे और जब 8 बजे के बाद गाड़ी पकड़ ले जा रहे थे तो लोग कहते थे कि भाई ये बिहार है। लेकिन अब बिहार में कोई ऐसा नहीं है कि लोग आराम से सफर कर सकते हैं, आराम से बाजार जा सकते हैं, आराम से महिलाएं निकल सकते। तो ये सारी चीजों का विकास हुआ है, चाहे वो छात्राओं के लिए, चाहे महिलाओं को आरक्षण का सवाल हो, चाहे वो हमने जो एक सबसे बड़ा मुद्दा जातीय जनगणना का था उसको एनडीए ने बिल्कुल साफ कर दिया है, जिसके लिए लेकर के लोग परेशान थे। माननीय नीतीश कुमार ने उसको लीड करके प्रधानमंत्री तक पहुंचाया था उस सवाल को कि भाई ये जातिगत गणना होनी चाहिए, क्योंकि भारत में इसके पहले भी रोहिणी कमीशन बैठाया गया था, उसके पहले भी जो आरजेडी के नेता हैं और उनके लोग थे वो सत्ता में थे, मनमोहन सिंह के साथ थे, और जातीय जनगणना कराने के बाद भी उसको नहीं आज उसको ले आए जनता के बीच। तो ये सारे सवाल तो जनता पूछेगी। अगर ये सवाल करना है कि उनकी स्थिति नहीं ठीक है, ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल क्रियाशील हैं, वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लोगों की मीटिंगों में जा रहे हैं, हर जिले में पहुंच करके उन्होंने अपनी बात कही है, लोगों के दर्द और दुख को सुन उस पर कार्रवाई की है। तो ये सब तमाम चीजें हैं जो उनके पक्ष में है। और जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, पुराना गठबंधन है, उसमें दरार पड़ने का कोई सवाल नहीं है। और एक छत्र जितने भी लीडर गए हैं बिहार में, इसके पहले भी जितने जाते थे, जो बड़े बड़े लीडर हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब लोग कह रहे थे, पहले भी कहा है, मंचों से कहा है, ठीक है के त्रिपाठी जी का चुनाव लड़ेंगे। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैक्सिमम सीटें हम वहां पे जीतेंगे और सरकार बनाएंगे, एनडीए की सरकार वहां बनेगी। चलिए, शिवानंद जी कुछ कहना चाह रहे थे, पहले अपनी बात रखिए थोड़ा जल्दी से। जी राखी जी, नीतीश कुमार जी हमारे माँ जैसे सम्मानित राबड़ी देवी जी, एक्स चीफ मिनिस्टर बिहार, उनका अपमान किया है। ये कोई बिहार जनता नहीं भूला है। एक जिम्मेदारी से महिलाओं के सम्मान करना, महिलाओं को, ये नीतीश कुमार जी का गलती है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी 10 साल में 2014 से लेकर बिहार के लिए क्या दिया है? कुछ भी नहीं दिया है। यही जाति जनगणना के लिए तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जी, नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी का टाइम लिया था। नरेंद्र मोदी टाइम नहीं दिया था। जाति जनगणना आरएसएस बीजेपी करना नहीं चाहते, लेकिन हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी, खुद तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता जी, इंडिया गठबंधन, सब मिलके हमने दबाव डाला, प्रेशर डाला और हमने जाति जनगणना करवा के ही लिया। टाइम पीरियड अभी भी मोदी साहब नहीं बता रहे। टाइम पीरियड बताने के बाद एससी, एसटी, ओबीसी, दलित सबको न्याय मिलेगा, सबको समान हक मिलेगा। और 101% राखी जी, मैं लिख के देता हूँ, तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी सरकार बिहार में गोर, गरीब, दलित, पिछड़ों की और फार्मर की सरकार रहेगा। मैं चैलेंज के साथ, युवा युवतियों का गवर्नमेंट रहेगा बिहार में। दूसरी बात, इन्होंने सिंदूर की जो अगर नरेंद्र मोदी में दम है, अरे विकास के बात करो, बिहार के बारे में बात करो। भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम करके क्या मिलने वाले हैं? युवा युवतियों को क्या मिलने वाले हैं? कोई नहीं है। और जो अभी पीके है वो भी बीजेपी का टेस्ट ट्यूब भी है, उनका ही एजेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 1 पे तेजस्वी यादव कांग्रेस पार्टी 1000% सरकार बनना जा रहे। सर्वे में 41%
तेजस्वी यादव और कांग्रेस को वोटिंग गए हुए हैं। बीजेपी 5 नंबर पे, वो भी 14% पे उनको आया है। नीतीश कुमार जी को 16% आया है। ये सर्वे है, सी सर्वे, ये मेरा नहीं है। और उसमें महिलाओं को सम्मान करना नीतीश जी की जिम्मेदारी है। बिहार इलेक्शन के बाद केंद्र में इंडिया गठबंधन सरकार बनने तय है। नीतीश कुमार जी की इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे, क्योंकि बीजेपी हमेशा नीतीश कुमार को दबाना, डराना, उनका सीट कम करना, उनको नीचे दिखाना काम किया है। इंडिया गठबंधन जो चीफ मिनिस्टर मीटिंग में नीतीश कुमार जी का अपमान किया है बीजेपी ने, मैं इसका निंदा करता हूं। बीजेपी एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर साहब का अपमान किया है बीजेपी आरएसएस ने, मैं इसका निंदा करता हूं। तो आने वाले चुनाव में महिलाओं को सम्मान करना, गौर गरीब दलित पिछड़ों को न्याय देना, समान कायदा को हक देना, जाति जनगणना हम करके रहेंगे। तेलंगाना में हमने जो जाति जनगणना हमने देखिए, ये तो जनता का निर्णय होगा, ये जनता का निर्णय होगा कि वो किसको कितनी सीटों के साथ आगे बढ़त देती है। राखी जी माहौल नहीं, राखी जी माहौल तो लोगों को पता है। मोदी जी 40 पार्टी लेके चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो बीजेपी और जेडीयू कह रही है ना कि हम अपने गठबंधन के साथ हैं और अपना गठबंधन नहीं छोड़ेंगे। अब ये तो आने वाली जो स्थितियां परिस्थितियां होंगी वो तय करेंगी। राखी जी, नरेंद्र मोदी जी भूल गए हैं, मेरा भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर नहीं है। वो जो जेब को कमल लगा के घूम रहे हैं, ये कोर्ट ऑफ कंटेम है। ये कौन सा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में अपमान है। मेरा भी प्राइम मिनिस्टर है, मेरे को भी सम्मान है। उन्होंने बीजेपी का जो कमल लेके घूम रहे, ये उचित नहीं है। ये पूरा 140 करोड़ जनता का नरेंद्र मोदी माफी मांगना चाहिए। और मैं चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, अमित शाह जी जम्मू कश्मीर के अटैक का मुद्दा लेके रिजाइन देना चाहिए। ठीक है, वापस आऊंगी, चलिए। पूरा देश बर्बाद कर रहे हैं। संजय जी, क्योंकि मैंने एक सवाल उठाया था, जातिगत फैक्टर अपने हैं, मुद्दे अपनी जगह काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो चीज रखी है वो अपना अलग काम करेगी। आरजेडी पिछली बार बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आई थी और कांटे का मुकाबला था। मुझे ऐसा लगता है यदि इस बार तेजस्वी यादव को कहा जा रहा है कि वो सीएम फेस हो सकते हैं आरजेडी की तरफ से या गठबंधन की तरफ से, या हो भी सकते हैं, तो उस नेक टू नेक फाइट में जो हमने पिछली बार देखी है, इस बार में क्या चेंजेस होंगे? मैं ये बात इसलिए आपसे पूछ रही हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसे 2-3 डिसीजन के साथ, कहते हैं ना, एक प्रभाव तो पड़ता है, एक भरोसा होता है कि सरकार ने ये कहा या वो कह रही है तो वो कर रही है। इस चीज की काट कैसे निकालेगी आरजेडी? राखी जी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी इंडिया महागठबंधन से सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बना दिए गए हैं। अगर हमारे विपक्षी साथी कुछ कहते हैं कि आरजेडी और इंडिया महागठबंधन में कोई चेहरा नहीं है, तो वो अपने दिमाग से इस बात को निकालते। तेजस्वी यादव जी ही हमारे इंडिया महागठबंधन के चेहरा है और इसमें कहीं से कोई तब्दीली नहीं आ रही है। विपक्ष के साथ आपने भाजपा कुछ ऐसे मुद्दे लेकर आई है जिससे भाजपा को लगता है कि मैं बिहार में सरकार बना लूंगा। सरकार में तो आज भी भाजपा गठबंधन है, एनडीए गठबंधन में नीतीश जी के साथ है। राखी जी, जो दो मुद्दे आप सुन रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर ने बहुत जीत हासिल की, तो ये तो सर्वसम्मत फैसला था, सभी विपक्षी देश के साथ करे थे। इसलिए इस बिंदु पर भाजपा वाले जितना भी कुछ कहे, देश की जनता बहुत ही लोकतांत्रिक के मूल्यों को समझती है, पूछती है, और वोट के समय अपने देश की जो जनता है, खासकर बिहार की जनता, तो राजनीति में काफी पारंगत है, वो इन बातों को ध्यान में रखती, किसने क्या किया सर्वसम्मत फैसले में भी भाजपा सिर्फ का यात्रा पूरे देश में। राखी जी, अभी हाल में वो कल प्रधानमंत्री जी सिंदूर भेजे जा रहे हैं। हमारी महागठबंधन की एक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने प्रधानमंत्री को बड़ा ही चैलेंज किया है, डिबेट के लिए भी चैलेंज कर दिया है कि मोदी जी चाहे तो आप ऐसे भी डिबेट में बैठे मेरे साथ, और चाहे तो प्रॉम्प्टर लेके भी बैठे। प्रधानमंत्री को तो अब तक ममता बनर्जी के चैलेंज को स्वीकार कर लेना चाहिए था। अगर प्रधानमंत्री जी को लगता है कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करके, प्रधानमंत्री जी को तो तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए था ममता बनर्जी के चैलेंज को। राखी प्रधानमंत्री नहीं कर पा रहे हैं। और जहाँ तक सिंदूर का सवाल है राखी जी,
तो सिंदूर बड़ा ही शालीन शब्दों में हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि सिंदूर तो हर महिला अपने पति का लगाती है। तो सिंदूर का मत राखी जी, मैं भी नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन ममता बनर्जी जी ने यह बात उठा दी है, सिंदूर का मत हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहाँ समझते हैं। अपनी पत्नी को, वो तो डाइवोर्स नहीं है यशोदा बहन, और बेचारी का मैं एक बयान पढ़ा था बहुत पहले, राखी जी शायद मैं इसे कटिंग करके भी रखा हुआ हूँ अपने फाइल में, कि एकमात्र यशोदा। देखिए संजय जी, मुझे ऐसा लगता है हम जिस विषय पर हैं, ऑपरेशन सिंदूर आ सकता है पर व्यक्तिगत हम नहीं जाएं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। देखिए ऑपरेशन सिंदूर एक सेना ने जो कार्रवाई की, जो जवाब दिया, उसका नाम है, वो एक मिशन था और स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ। तो उस सिंदूर को आप ऐसे व्यक्तिगत किसी के जीवन से रिलेट ना करें तो बेहतर होगा। अच्छा नहीं लगता ये मैसेज। हम बिहार की सियासत पर हैं, हम बिहार की सियासत पर रहें। नहीं, सियासत तो भाजपा वाले कर रहे हैं ना, तो मैं तो जवाब दूंगा ना, विपक्षी पार्टी मैं हूँ, तो उसके क्रिया का प्रतिक्रिया तो मैं दूंगा। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ राखी जी की यशोदा बहन जी की एकमात्र इच्छा थी कि हमारा पति हमारे साथ मरने के पहले 4 धाम की यात्रा करने। उचित नहीं है राखी जी। देखिए ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, अब हम उसे कोरिलेट करें उनकी वाइफ के साथ में कि वो उसकी अहमियत नहीं समझते, ये वो थोड़ा सा व्यक्तिगत हो जाएगा, किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। गलत है, ठीक है। हम तो इलेक्शन की रणनीतियों पर बात कर रहे हैं, हम क्यों इस चीज को लेके वहां जाए। भाजपा वाले सिंदूर क्यों भिजवा रहे हैं? सिंदूर का मत तो पाकिस्तान पर जो फैसला होना था हुआ, उस मुद्दे को वहीं डंप करना था। तिरंगा यात्रा भी बीजेपी उन्होंने कहा, इसलिए वो इस चीज को बार बार कहते हैं कि मैंने जो कहा वो मैंने किया, वो बता रहे हैं, वो उसका सिंदूर का क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। क्या ठीक है, 1 मिनट, ऑपरेशन सिंदूर का ठीक है। संजय जी 1 सेकंड रुकिए। संतोष जी मुझे बहुत जल्दी से बताइए, ओवरऑल सिनेरियो बिहार का क्या देख पाते हैं? एक तरफा जाएगा या वाकई में कुछ ऐसा मिक्सअप होगा कि मुश्किल होगी सरकार बनाने में? राखी जी, अभी तक का जो सिनेरियो है, उस सिनेरियो में सारे का सारा मामला एक तरफा जाए। भाजपा पाकिस्तान पे जो अटैक किया उसका भाजपा है, तो फायदा उठाना। जहाँ तक संजय सिंह यादव जी का बात है, ये कुछ दिन पहले तक, महज 2-3 साल पहले तक राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे थे। आज ये तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर बनाना चाह रहे। इनको ये नहीं पता है कि इनका अभी लालू यादव के पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है उनका, उसमें कितना नुकसान आरजेडी को होगा, ये समझ नहीं पा रहे हैं, या समझते हुए भी अनजान बनने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक प्रधानमंत्री की पत्नी यशोदा बेन जी का बात कर रहे हैं, तो यशोदा बेन जी ने शायद इनको बताया होगा कि वो 4 धाम की यात्रा करना चाहती हैं अपने पति के साथ। कांग्रेस अपना वजूद खो चुका है बिहार में। कांग्रेस का बिहार में, मेरे अपने समझ से, कांग्रेस का बिहार में कहीं कोई वजूद नहीं। अगर वजूद होता तो संजय यादव जी, तेजस्वी यादव का नाम नहीं, सब दिख रही है पूरे देश। प्रशांत जी लगातार बोलते हैं, प्रशांत किशोर जी को अगर आप सुनेंगे तो प्रशांत किशोर जी लगातार बोलते हैं कि कांग्रेस थोड़ा जल्दी से आरजेडी का पिछलग्गू पार्टी है, वो पिछलग्गू है। और दूसरी तरफ अगर एनडीए में मैं बताऊं तो भाजपा के पास में अभी तक में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिस चेहरे के नाम पर भाजपा जो है कुछ चुनाव में आना। चलिए, अब जब चेहरा ही नहीं है तो मुझे लगता है चेहरे की जब एक लाइन आ जाएगी तब चर्चा करना और बेहतर भी हो जाएगा। लेकिन सियासी समीकरण क्या कहते हैं, फिलहाल की स्थितियां परिस्थितियां एक तरफा होंगी, नहीं होंगी, थोड़ा और नजदीक जब पहुंचेंगे तब पूरी तस्वीर मुझे लगता है क्लियर होगी। खैर, समय की सीमा है सर, मुझे रोकना पड़ेगा इस चर्चा को। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात की अनेक बात निकलती हैं। बात यदि ऑपरेशन सिंदूर की यदि आ जाए तो उस पर ये लोग व्यक्तिगत सिंदूरबाजी करने लगते हैं।
व्यक्तिगत टिप्पणियां करने लगते हैं जो बेहतर नहीं है। सियासी समीकरण पे बात करिए, अपने मुद्दों पर बात करिए, आपके पास क्या ताकत है बिहार जीतने की उस पर बात करिए, लेकिन उस पर नहीं जाना है, घुमा फिरा के बात कहीं और लेकर जानी है, ये तो खैर ठीक नहीं है। आने वाला वक्त बताएगा कि बिहार में किसकी सरकार होगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।